हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको फैक्टर नाम दिया था किसने? मेंडल ने। अब देखो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? डिस्क्रीट यूनिट्स हैं। ये एक कैपिटल टी वाली ये एक फैक्टर है और एक दूसरा ये फैक्टर है स्मॉल टी। बट ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे से डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग हैं, और ये दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं? हाइट वाला जो कैरेक्टर है उसको ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या कहा जा रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहले इन्होंने क्या बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, जिनको फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फैक्टर्स अकर इन पेयर। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में रहते हैं। जैसे ये एक पेयर है फैक्टर का, ये एक पेयर है, तो फैक्टर्स पेयर में रहते हैं। नेक्स्ट है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। अब जो डिसिमिलर फैक्टर होते हैं, डिसिमिलर फैक्टर का जो पेयर होगा उसमें से जो एक मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर के ऊपर क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? डिसिमिलर पेयर है, फैक्टर का ये डिसिमिलर पेयर है, और इसमें से जो एक मेंबर है वो दूसरे मेंबर के ऊपर क्या है? डोमिनेंट है। क्योंकि आप यहाँ प्लांट देख रहे होंगे, यहाँ पर वैसे तो ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस पेयर है ना। फैक्टर का जो पेयर है ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। बट यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कैरेक्टर कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर लंबाई वाला कैरेक्टर दिख रहा है। तो जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गई है? डोमिनेंट हो गई है। तो यहाँ पर यही है कि जो डिसिमिलर पेयर होता है फैक्टर का, उसमें जो एक मेंबर होता है वो दूसरे मेंबर के ऊपर क्या रहता है? डोमिनेंट रहता है। ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2। अब जो लॉ ऑफ डोमिनेंसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है? देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको दो जनरेशन यहाँ पर हमें मिलती हैं। एक तो F1 जनरेशन मिलती है और दूसरी कौन सी मिलती है? F2 जनरेशन मिलती है। अब अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में याद हो तो आपको पता है कि जो F1 जनरेशन आती है उसमें केवल किसी एक ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं, है ना। ये देखो F1 जनरेशन है और इसमें केवल किसी एक ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। दोनों ही प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं। और एक पेरेंट कौन सा है? जैसे टॉल वाले प्लांट के ही ये पेरेंट है दोनों, एक टॉल है और दूसरा क्या है? ड्वार्फ है। तो केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या हो रहा है? F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें कौन सी जनरेशन मिलती है? F2 जनरेशन मिलती है। तो जो F2 जनरेशन होती है उसमें हमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर, मतलब टॉल वाले और ड्वार्फ वाले दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर क्या मिलते हैं? दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर हमको यहाँ पर मिलते हैं, उनको एक्सप्रेस करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या किया जाता है कि जो F2 जनरेशन आती है उस F2 जनरेशन में हमारे पास जो फिनोटिपिकली जो प्रपोर्शन आता है वो कौन सा आता है? 3:1 आता है। तो उसको एक्सप्लेन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, किसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है। तो ये जो प्रपोर्शन आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है 3:1, उसको एक्सप्लेन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था। इसको आज हमने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।